सो हेलो एंड वेलकम माय फ्रेंड्स। तो कल और परसों मैंने वीडियो डालने नहीं पाए थे, आई एम सॉरी फॉर दैट। तो चलिए आज हम लोग फिर वही हेमाटोक्रीट वाला पार्ट 2 पढ़ेंगे। तो हम इसका पहले भी बताएं कि चूंकि मेरा सब्सक्राइबर में कुछ सर्टिफिकेट कोर्स कर रहे हैं, कुछ डिप्लोमा कर रहे हैं, कोई लड़कों ने बीएससी कर रहे हैं, कुछ बच्चों ने एमएससी भी कर रहे हैं। तो हम सभी टाइप का क्वेश्चन देंगे, आसानी से कठिन तक, लेकिन थोड़ा इंतजार कीजिए, एक के बाद एक आएगा, ये नहीं कि जाम करके हम कुछ कर डालेंगे। तो ज्यादातर क्वेश्चन मेरा इंफॉर्मेटिव रहेगी कि आपको ज्यादातर क्वेश्चन में जो डी ऑप्शन होती है, ऑल ऑफ द अबव, मतलब खास करके डिजीज का बारे में, तो उसमें हम आपको ज्यादा कंफ्यूजन नहीं करेंगे। जो बाकी ट्रिकी क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन में ट्रिक्स रहती है, तो उसको तो हम आपको पास सभी तरह का क्वेश्चन रखने का कोशिश करेंगे। और आप ये बात जहन में रख के चलिएगा कि ये चैनल आपका है। सो आप इसमें बने रहिए, लास्ट तक वीडियो देखिए, काहे कि मेरा लेक्चर में बहुत कुछ ऐसे नहीं लिखा हुआ रहता है जो हम बाद में बता देते हैं। तो लेकिन इसमें वीडियो में बने रहिए और इसको अंत तक देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हेमाटोलॉजी 12 नंबर चैप्टर है, जो कि हेमाटोक्रीट पीसीबी 2 है। इसका 11 नंबर चैप्टर जो था पीसीबी 1 था। तो देखिए नंबर 21 नंबर 20 क्वेश्चन हम करा दिए थे। 21 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है यूज ऑफ मैक्रो हेमाटोक्रीट। अब मैक्रो हेमाटोक्रीट आप जानते हैं, विंट्रोप्स मेथड इज द मैक्रो मेथड। यानी मैक्रो मतलब बड़ी होती है, माइक्रो मतलब बहुत छोटा चीज को हम लोग माइक्रो बोलते हैं, जैसे माइक्रोस्कोप हुआ। तो लाइक दैट माइक्रो हेमाटोक्रीट का यूज क्या है, ये ऑप्शन बता रहा है प्राइमरीली फॉर पीसीबी, यानी पीसीबी करने के ये तो इसका प्राथमिकता है। दूसरा क्या है, डिटर्मिनेशन ऑफ ये सर। तो चलिए 21 नंबर क्वेश्चन को हम छोड़ देते हैं, पहले 22 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या बता रहा है। बाय द विंट्रोप्स मेथड वी डू डैश टेस्ट बिफोर परफॉर्मिंग पीसीबी। यानी अगर हम लोग पीसीबी करते हैं तो उसी का साथ हम लोग एक टेस्ट और कर लेते हैं। क्या, डब्ल्यूबीसी काउंट, हीमोग्लोबिन, ईएसआर, ऑल ऑफ द अबव। नहीं, पहले हम लोग ईएसआर कर लेते हैं, 1 घंटा बाकायदा छोड़ देते हैं, 1 घंटे का रीडिंग लेते हैं, उसके बाद पीसीबी करते हैं। सो इसका जो राइट आंसर है 22 नंबर क्वेश्चन का, वो है ईएसआर। ठीक है, सी नंबर। तो 21 नंबर क्वेश्चन में प्राइमरीली फॉर पीसीबी, बी नंबर ऑप्शन है डिटर्मिनेशन ऑफ ईएसआर, ये भी सही आंसर है। सी नंबर है बाफी कोट स्मीयर प्रिपरेशन, यानी जो बाफी कोट जिसमें प्लेटलेट और डब्ल्यूबीसी समा हुआ है, उसका प्रिपरेशन करते हैं फॉर एली सेल फेनोमेनन। यानी लूपस एरिथ्रोमेटस सेल जो है उसका एक घटना होती है, उसका बाद में उसका एली सेल चैप्टर में पढ़ेंगे। एंड स्टडीज ऑफ एबनॉर्मल सेल्स इन एल्यूकेमिक ल्यूकेमिया, ये ल्यूकेमिया का सब टाइप है, एल्यूकेमिक ल्यूकेमिया। ऐसे ल्यूकेमिया के ऊपर हम एक क्वेश्चन आंसर करा दिए थे, क्वेश्चन आंसर चैप्टर में देखिएगा, जिसमें था हेमाटोलॉजी, हिस्टोपैथोलॉजी एंड ब्लड बैंक की। उसमें हम ल्यूकेमिया के ऊपर करा दिए थे, एक्यूट और क्रॉनिक का करा दिए थे, सब टाइप नहीं कराए थे। तो ये है सब टाइप एल्यूकेमिक ल्यूकेमिया, इसको भी बाद में हम पढ़ाएंगे। सो डी ऑप्शन, ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट ऑप्शन। सो डी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, नंबर 23 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23 क्या बता रहा है, द सोर्स ऑफ एरर इन पीसीबी इज, यानी जो पीसीबी हम करते हैं इसका सोर्स ऑफ एरर, गलती कहां हो रही है। तो देखिएगा कुछ किताब है मार्केट में रिगार्डिंग मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, उसमें बखूबी लिखा हुआ है कि मेथड्स एंड इंटरप्रिटेशंस। अब इंटरप्रिटेशन क्या होती है, एक टेस्ट करना। मानिए कि आपको घर में एक सब्जी बनाना है, तो सब्जी बनाना बड़ी बात नहीं है, सब्जी को क्वालिटी मेंटेन करना है। यानी हर एक दिन वही सब्जी बनाइएगा तो एक ही जैसा बनेगा, एकदम बरकरार एक ही टेस्ट रहेगी, और वो मतलब उसको हम लोग बोलते हैं क्वालिटी। और उसमें क्या क्या गलती होता है, वो पहला दिन का गलती दूसरा दिन सुधार लेने का, इसको बोलते हैं कंटिन्यूअल प्रोसेस।
यानी लेबोरेटरी में जो भी हम टेस्ट करते हैं उसका कुछ इंटरप्रिटेशंस होती है। यानी हम एक टेस्ट किए, हम हीमोग्लोबिन टेस्ट किए, हीमोग्लोबिन टेस्ट करने के बाद मेरा 12 ग्राम पर डीएल रिजल्ट आया। अभी हमको देखना है ये 12 ग्राम पर डीएल, ये मेरा जो जो टेस्ट मेथड्स हम फॉलो किए एज पर द लिटरेचर ऑफ द कंपनी और किताब जिसको भी हम फॉलो कर रहे हैं, तो वो मेथड्स फॉलो करने के बाद वो मेरा एरर मुक्त है कि नहीं, मतलब उसमें कहीं गलती नहीं हुई होगी। तो गलती नहीं हुआ है इसको आपको कंफर्म करना होगा, एक नंबर। दूसरी नंबर बात है कि 12 ग्राम कोई पेशेंट का हीमोग्लोबिन है, उससे उस बाकी जो टेस्ट किए उसका साथ ESR किए, टोटल काउंट, WBC, उसको रिलेट कर रहा है कि नहीं। यानी रिपोर्ट, आपका जो रिपोर्ट बनाए वो रिपोर्ट कोई दिशा दिखा रहा है कि नहीं। यानी कि आप एक जगह बता दिए कि बिलिरुबिन इतना है, SGPT नॉर्मल है, लेकिन उसको जो क्लिनिकल फाइंडिंग्स था उसका साथ मैच नहीं कर रहा। ऐसे आपको देखने होगा, इसको इंटरप्रिटेशन, यानी कोई भी रिजल्ट हुआ, उस रिजल्ट उसको उसमें कुछ मायने रखता है कि नहीं, उस रिजल्ट का मतलब क्या निकलता है, उस पेशेंट का जो क्लिनिकल फाइंडिंग्स था जिन्होंने डॉक्टर साहब लिख के भेजा है ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ द पेशेंट, उससे उसका कितना मिल है, कितना चूक रहा है। तो ये छिपी हुई बात को आपको बढ़िया से समझना होगा, इसको बोलते हैं इंटरप्रिटेशन ऑफ द टेस्ट। तो यानी जब भी हम कोई पीसीबी करते हैं इसका भी कुछ एरर का सोर्स होगा, यानी गलती अगर हुआ, अगर हम मानिए कि एक पीसीबी किए मेरा 40 रिजल्ट आया, उसको हम आंख मूंद के लिख दिए, ये कोई ढंग नहीं हुआ। ये कोई ढंग नहीं हुआ कि हम गलती को देखे नहीं कि उसमें वो 35 को 40 आया ना 45 को 40 आया, तो उसमें एरर है कि नहीं हमको सबसे पहले निकालना होगा। तो एरर का सोर्स क्या होती है, एरर कहां से होती है, तो पीसीबी का एरर कहां होती है, इनएडिक्वेट मिक्सिंग ऑफ ब्लड एंड एक्सेस एंटीकोआगुलेंट, GU ऊपर में हम लिख दिए, LANT का जगह नहीं बन रही थी, तो इनएडिक्वेट मिक्सिंग ऑफ ब्लड एंड एक्सेस ऑफ एंटीकोआगुलेंट। एक्सेस ऑफ एंटीकोआगुलेंट क्या है, अगर आप वैक्यूटेनर यूज कर रहे हैं और वैक्यूटेनर में जैसे कभी कभी हम लोग डायरेक्ट ड्रॉ नहीं करते हैं, सीरीज से ड्रॉ करके वैक्यूटेनर में शिफ्ट कर देते हैं, तो शिफ्ट करने का समय आपको ब्लड कम आया, कितना ना, वैक्यूटेनर भाई में लिखा है EDTA के EDTA, यानी EDTA का पोटेशियम सॉल्ट EDTA का है, उसमें लिखा है 2 ml भाई या 3 ml भाई, और उसका जगह में आप कम ब्लड लिए, तब क्या हुआ, रेशियो ऑफ द एंटीकोआगुलेंट बढ़ गया। अगर रेशियो ऑफ द बढ़ जाता है वो पीसीबी पर इफेक्ट करता है। यानी 2 ml का अगर मेरा पास हम वैक्यूटेनर यूज किए तो उसमें बरखूबी हमको 2 ही ml ब्लड लेना है, 3 ml का यूज किया तो 3 ml ब्लड लेना है। एंड इनएडिक्वेट मिक्सिंग ऑफ ब्लड, यानी ब्लड तो लेके हम रख दिए, 1 घंटा बाद हम पीसीबी करने जा रहे हैं, उसको बढ़िया से मिक्सिंग नहीं किए, इसको बोल रहे हैं इनएडिक्वेट मिक्सिंग। इनएडिक्वेट मतलब इनसफिशिएंट, मतलब सफिशिएंट मिक्सिंग नहीं हुआ, या तो एक्सेस एंटीकोआगुलेंट हो गया। 2 नंबर एरर का सोर्स क्या है, इनएडिक्वेट ड्यूरेशन एंड स्पीड ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन, यानी आपको जितना सेंट्रीफ्यूज करने के लिए कहा गया कि 3000 आरपीएम में फॉर 30 मिनट्स, इसको आप 20 मिनट में बंद कर दिए। 3000 का जगह आप 2500 में घुमा दिए सेंट्रीफ्यूज मशीन को। आप तो मानिए कि आप 3000 पर घुमा ले, लेकिन आपका सेंट्रीफ्यूज पुराना हो गया, वो 3000 तो शो कर रहा मीटर पर, लेकिन 3000 आरपीएम में नहीं घूम रही है। उसको देखने के लिए अलग मशीन है, उसको बोलते हैं टैकोमीटर। तो खैर वो तो हम क्वालिटी कंट्रोल चैप्टर में पढ़ाएंगे। तो यानी इनएडिक्वेट ड्यूरेशन एंड स्पीड ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन, ये एरर हो सकती है। तीसरा क्या है, इरेगुलरिटी ऑफ द बोर ऑफ विंट्रोप्स ट्यूब। आप जो विंट्रोप्स ट्यूब में अगर आप हेमाटोक्रीट करते हैं, जबकि आजकल ज्यादातर ऑटोमेटेड मशीन में कर लेते हैं, अगर आप मैनुअल मेथड में ही करते हैं तो क्या हुआ, इरेगुलरिटी ऑफ द बोर। आप एक सस्ता वाला विंट्रोप्स ट्यूब खरीद लिए मार्केट से, जिसका जो अंदर का जो बोर्ड है, यानी जो उसमें जो गड्ढा बना हुआ जो ट्यूब है, उसका मतलब इरेगुलर है बोर्डिंग, यानी बोर्डिंग प्रॉपर ढंग से हुआ ही नहीं, वो आपको कम दामी वाला ऐसे ही देता है।
अगर आप ब्रांडेड लीजिएगा तो वो सही ढंग से सही ट्यूब आपको देखने से लगेगा, हाँ ये ट्यूब सही है, इसका बोर होल सही है। और इसमें क्या होती है, अभी वो ट्यूब साफ करते करते घिसट जाता है। अब घिसटने का बाद क्या होता है कि उसमें स्क्रैचिंग्स आ जाती है। अगर ज्यादा रफ ब्रशिंग हो गया तो स्क्रैचिंग, अंदर का एक पॉलिश रहती है। कोई भी ग्लास आर्टिकल, ग्लास apparatus हम लैब में यूज करते हैं, उसमें बड़खूबी एक पॉलिश रहती है अंदर में। वो पॉलिश अगर वो घसते घसते और नहीं तो बहुत दिन यूज करने के बाद ऐसे ही खराब हो जाती है, जैसे स्लाइड में आप ज्यादातर नजर आएगा आपको, स्लाइड दो चार बार यूज करने बाद घसीट जाता है। उसी तरह क्या हुआ कि वो बोर होल में अगर स्क्रैचिंग्स आ गया तो उसमें क्या गया, ट्रैपिंग्स ऑफ ल्यूकोसाइट एंड प्लेटलेट क्लम्प्स, यानी प्लेटलेट और ल्यूकोसाइट क्लम्प वहां पर जम जाएगा जाके वो स्क्रैचिंग्स पर, और जाके ये जब आपका जो कलम है, जो आरबीसी का जो कलम गिरना चाहिएगा वो देखिएगा छितरा हुआ है, तो इसको बोलते हैं एरर। तो ये जो एरर होती है, तो सो द राइट ऑप्शन इज ऑल ऑफ द अबव, यानी इसमें कोई भी एक एरर हमसे या मेरा प्रोसेस में हो सकती है। अब नंबर 24 टू 27 सब एक ही ढंग का है कि यह जो आप पीसीबी किए, पीसीबी करने के बाद जो अपर मोस्ट लेयर है वो प्लाज्मा है। अब 24 नंबर क्वेश्चन क्या बता रहा है, सिग्निफिकेंस ऑफ येलो कलर अपर मोस्ट प्लाज्मा लेयर इज, यानी वो प्लाज्मा लेयर का कलर अगर येलो होती है तो वो क्या सिग्निफाई करता है, सिग्निफाई करता है हाइपरलिपिडेमिया, हाइपरबिलिरुबिनेमिया, जॉन्डिस, बोथ बी एंड सी आर करेक्ट। सो हाइपर मतलब ज्यादा, हाइपो मतलब कम, यानी हम जानते हैं प्लाज्मा या सीरम का कलर पीला हो जाती है जब उसमें बिलिरुबिन यानी जॉन्डिस होती है। सो बी एंड सी ऑप्शन इज करेक्ट, यानी डी ऑप्शन इज करेक्ट, इसमें हड़बड़ी नहीं करना है। सो बोथ बी एंड सी आर करेक्ट, यानी बिलिरुबिन बढ़ गया जिसको जॉन्डिस भी बोलते हैं हम लोग, तो इसके लिए वो कलर येलो हो सकता है। अब देखिए कि आप पीसीबी किए, आप हेमाटोलॉजी पार्ट संभाल रहे हैं और आपका दूसरा आदमी जो है वो बायोकेमिस्ट्री कर रहा है, और वहां से बायोकेमिस्ट्री का रिपोर्ट आ रहा है बिलिरुबिन नॉर्मल, यानी रिपोर्ट जो हम पहले बताए इंटरप्रिटेशन, अभी रिपोर्ट छोड़ने के बाद आपको दोनों को ये करने होगा कि अगर पीसीबी किए तो आप बिलिरुबिन का रिपोर्ट उसको तुरंत चेक कीजिए, जो बायोकेमिस्ट्री कर रहा है आपका साथी उसको जाके पूछिए इसका बिलिरुबिन आया है, अगर आया है तो कितना है, आपको उसी से पता चल जाएगा कि इसमें आपको कहीं गलती से आप दूसरा पेशेंट का नहीं ले लिए सैंपल, ये सब गलती, इसको बोलते हैं इंटरप्रिटेशन। ठीक है, तो राइट आंसर इज द डी ऑप्शन। अब क्वेश्चन नंबर 24, सिग्निफिकेंस ऑफ द क्रीमी व्हाइट कलर अपर मोस्ट प्लाज्मा लेयर इज, यानी इस प्लाज्मा का कलर अगर क्रीमी व्हाइट, यानी व्हाइट उसका साथ क्रीमी यानी क्रीम जैसा जो दूध का क्रीम होती है, तो इसका क्या सिग्निफिकेंस है, हाइपरलिपिडेमिया यानी लिपिड बढ़ जाना, इसमें ये हाइपरलिपिडेमिया भी है, और ये हाइपरलिपिडेमिया में ज्यादातर काइलोमाइक्रॉन्स रहती है, काइलोमाइक्रॉन जो सी ऑप्शन है। सो द डी ऑप्शन इज करेक्ट, बोथ ए एंड सी इज करेक्ट। और जो बी ऑप्शन था वो हेमोग्लोबिनेमिया यानी हाइपर हेमोग्लोबिनेमिया इज द रॉन्ग आंसर। सो राइट आंसर इज डी। 26 नंबर है, सिग्निफिकेंस ऑफ द पिंक कलर अपर मोस्ट प्लाज्मा लेयर, अगर ये प्लाज्मा का कलर अगर पिंक होती है तो वो मेथ हेमोग्लोबिन का चलते होता है, हेमोग्लोबिनेमिया का चलते होता है, काइलोमाइक्रॉन्स तो आप यहाँ देख लिए वो लिपिडीमिया से संबंधित है। सो डी है ऑल ऑफ द अबव। सो यहाँ बी ऑप्शन इज द करेक्ट, यानी हेमोग्लोबिनेमिया। अब हेमोग्लोबिनेमिया किसको बोलते हैं, इसका आगे चैप्टर में देखिएगा कि हेमोग्लोबिन यानी फ्री हीमोग्लोबिन इन प्लाज्मा को बोलते हैं हम लोग हेमोग्लोबिनेमिया। अब इसका कॉज लेकिन हेमोलिसिस है, हो सकती है, अदर फिजियोलॉजिकल कंडीशन हो सकती है, अदर पैथोलॉजिकल कंडीशन हो सकती है, उससे मतलब नहीं है। ये क्वेश्चन का मतलब है कि हीमोग्लोबिन इन प्लाज्मा यानी फ्री हीमोग्लोबिन इन प्लाज्मा, उसका क्या कारण है उसको तो बाद में निकाला जाएगा, लेकिन इस क्वेश्चन का मतलब बी इज द राइट आंसर। 27 क्या है,
सिग्निफिकेंस ऑफ द ब्राउन कलर अपर मोस्ट प्लाज्मा लेयर, अगर ये कलर पिंक नहीं होकर ब्राउन होती है तो उसका जिम्मेदारी किसका है? मेथ हीमोग्लोबिनेमिया, हेमोलिसिस, काइलोमाइकोस, ऑल ऑफ द अबव। सो यहाँ राइट ऑप्शन इज द ए इज द राइट ऑप्शन, यानी मेथ हीमोग्लोबिन अगर होती है तो उसका कलर ब्राउन होती है, अगर हीमोग्लोबिन फ्री हीमोग्लोबिन होती है तो उसका कलर पिंक होती है, अगर क्रीमी व्हाइट होती है तो वो हाइपरलिपिडीमिया यानी काइलोमाइकोस के लिए होती है, और अगर येलो होती है तो जिसको हाइपरबिलिरुबिनेमिया या जॉन्डिस बोलते हैं। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28। दोस्तों, YouTube में अपने पसंदीदा चैनल को सब्सक्राइब करने का ऑप्शन इसलिए दिया कि ताकि उस चैनल में नया वीडियो आते ही आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो अगर आप इसमें बने रहना चाहते हैं तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, हर एक दिन वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगी। प्लस MLT ट्यूटोरियल बाय संदीप सर बोलने लिखने से ही आपको मेरे समूचा वीडियो, पुराने वीडियो, नया वीडियो सबको मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 28। माइक्रो हेमाटोक्रीट प्रोसीजर नीड्स द apparatus, यानी माइक्रो हेमाटोक्रीट से अगर हम करते हैं तो उसमें क्या क्या चाहिए होती है। एक न ये है हेपारिन कोटेड कैपिलरी ट्यूब, यानी इसमें बरखूबी एक कैपिलरी ट्यूब का इस्तेमाल करते हैं जो कि हेपारिन कोटेड होती है, जो कि हेपारिन जो मानव शरीर का मतलब प्रकृति का देन एंटीकोआगुलेंट है, वो एंटीकोआगुलेंट कोटेड कैपिलरी ट्यूब। बी है मैन्युफैक्चरर सप्लाइड स्पेशल हेमाटोक्रीट रीडर, यानी इस ट्यूब को आप जैसे खरीदिएगा, ये पैक में सेलिंग होती है, ये पैक जैसे खरीदिएगा वह हेमाटोक्रीट मेजर करने के लिए आपका पास वो कंपनी एक आपको स्पेशल हेमाटोक्रीट रीडर सप्लाई करेंगे। सी ऑप्शन है सीलिंग वैक्स, और वो सीलिंग वैक्स जो है प्लास्टिसिन, यानी कैपिलरी ट्यूब का एक एंड जिससे आप ब्लड ले लिया, अब उसको एंड को सील करने के लिए एक तो एंड सील करने सेंट्रीफ्यूज होगा तो निकल जाएगा ब्लड, तो उसको एंड को सील करने के लिए सीलिंग वैक्स मिलती है जिसको प्लास्टिसिन बोलते हैं, और नहीं तो बुनसेन बर्नर से हम लोग क्या करते हैं उस एंड को हीट कर लेते हैं, वो ग्लास पिघल के सील हो जाती है। ठीक है, एंड सो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। सो राइट आंसर इज द डी ऑल ऑफ द अबव, यानी ये तीनों आपको चाहिए माइक्रो हेमाटोक्रीट प्रोसेस से अगर आप पीसीबी करना चाहते हैं तो। क्वेश्चन नंबर 29 में बता रहा माइक्रो हेमाटोक्रीट प्रोसीजर नीड्स द इक्विपमेंट। अब इसके लिए एक खास इक्विपमेंट का दरकार होती है। ये इक्विपमेंट क्या है? ये ऑप्शन है लो स्पीड नॉइज फ्री सेंट्रीफ्यूज मशीन। अब नॉइज फ्री मतलब जान लीजिए, ये बल्कि नॉइज फ्री जो चैप्टर है ये मशीन नॉइज से जुड़ा हुआ है, ये क्वालिटी कंट्रोल का चैप्टर है। तो नॉइज फ्री मतलब वो आवाज करने वाला सेंट्रीफ्यूज जैसा, बिना आवाज के सेंट्रीफ्यूज ऐसा कुछ नहीं बता रहा। नॉइज फ्री मतलब बोल रहा है क्या, जिसमें मशीन का वेरिएशन करीब करीब 0 हो जाती है, एकदम में एब्सोल्यूट बोल के दुनिया में कुछ नहीं होती है। तो नॉइज फ्री का मतलब है जिसका वेरिएशन, यानी उसका स्पीड वेरिएशन, टाइम वेरिएशन जो भी है वो एक ही जगह में मतलब बरकरार कांस्टेंट रखने के लिए उसको हम उस समय हम लोग ये टर्म यूज करते हैं नॉइज फ्री। अब लो स्पीड नॉइज फ्री सेंट्रीफ्यूज मशीन जो हम लोग यूज करते हैं वो करते हैं हम लोग ब्लड बैंक में, जब हम लोग जेल टेक्निक से ब्लड ग्रुपिंग करते हैं उस समय ये वाला दरकार पड़ता है। वो भी माइक्रो हेमाटोक्रीट के लिए है। उसका खैर उसका ट्यूब का स्ट्रक्चर दूसरा तरह का है, लेकिन उससे वो रिलेटेड है। ये आपको थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शन दिया गया। अब सेकंड ऑप्शन है वेरी हाई स्पीड सेंट्रीफ्यूज विद कैपिलरी ट्यूब स्लॉट, यानी नॉर्मल सेंट्रीफ्यूज में आप कैपिलरी ट्यूब घुसाइएगा तो वो इधर उधर बिखर जाएगा, फिर टूट भी जा सकता है। जहाँ की नॉर्मल सेंट्रीफ्यूज में आपका क्या होता है, टेस्ट ट्यूब रखने का जगह होती है, उसमें वो इसमें बरखूबी उसमें कैपिलरी ट्यूब घुसाने का स्लॉट रहती है। ये वेरी हाई स्पीड इसको दरकार पड़ता है,
सी ऑप्शन है नॉर्मल जनरल पर्पस सेंट्रीफ्यूज विद एंगुलर हेड। अब मेरा सेंट्रीफ्यूज का जो चैप्टर है पूरा एक लेक्चर है, सेंट्रीफ्यूज हिंदी, इंग्लिश एंड बंगाली तीनों भाषा में है, अलग अलग है, उसको आप देख सकते हैं। यानी नॉर्मल जनरल पर्पस सेंट्रीफ्यूज विद एंगुलर हेड, यानी एंगुलर हेड देखिएगा कुछ सेंट्रीफ्यूज में जैसे एंगल जो एंगल में है टेस्ट ट्यूब वो फिक्स है, इसको बोलते हैं एंगुलर हेड। डी ऑप्शन है जनरल पर्पस सेंट्रीफ्यूज विद स्विंग रोटर। स्विंग रोटर जब यानी कि जब घूमता है तब दोनों टेस्ट ट्यूब इस पोजीशन में चली जाती है, इस पोजीशन में चली जाती है, इसको बोलते हैं रोटर, स्विंग रोटर हेड। और जो एंगुलर हेड है वो बरकरार ऐसे ऐसे जाता है, वो ना ऊपर जाता है ना नीचे आता है, वो ऐसे ही मतलब एक जगह फिक्स रहती है, इसको बोलते हैं एंगुलर हेड। और ऐसे अगर हो जाती है तो उसको बोलते हैं हम लोग स्विंग हेड। तो इसको आपको बखूबी जानना जरूरी है। सेंट्रीफ्यूज मशीन का स्पेसिफिकेशन में देखिएगा, वो शायद 2 चैप्टर है, सेंट्रीफ्यूज मशीन एंड इट्स स्पेसिफिकेशन। सो द बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 नंबर में। रिकमेंडेड स्पीड फॉर माइक्रो हेमाटोक्रिट, यानी रिकमेंड क्या कर रही है, क्या कौन सा स्पीड में। 15,000 आरपीएम, आरपीएम मतलब हम बता दिए रेवोल्यूशन पर मिनट, 1 मिनट में कितना चक्कर काट रही है। 15,000 आरपीएम फॉर 30 मिनट्स, 3,000 आरपीएम फॉर 45 मिनट्स, 10,000 आरपीएम फॉर 5 मिनट्स एंड 15,000 आरपीएम फॉर 3 मिनट्स। सो द राइट आंसर इज द 15,000 आरपीएम फॉर 3 मिनट्स इज द डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अब 31 नंबर है डिजायर्ड आरसीएफ। आरसीएफ मतलब रिलेटिव सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो कि जी से संबंधित है, जी यानी ग्रेविटेशनल फोर्स से संबंधित है। फॉर हेमाटोक्रिट, यानी हेमाटोक्रिट जब करेंगे उसका डिजायर्ड आरसीएफ क्या है, 1000 इंटू जी, 12,000 इंटू जी, 15,000 इंटू जी, 20,000 इंटू जी। तो ये फिर हम बता रहे हैं कि आरसीएफ इसका 12, ये 12 है। 11 चैप्टर में भी आरसीएफ का सवाल आया था, हम बोले थे आप सेंट्रीफ्यूज मशीन जो है वहां पर आप आरसीएफ को टोटल डिफाइन किया हुआ है मेरा, वो जरूर देख लीजिएगा। तो सर तो चलिए राइट आंसर इज द बी ऑप्शन, 12,000 इंटू जी, ये आरसीएफ हमको दरकार है। क्वेश्चन नंबर 32 पूछ रहा है द मेजरमेंट ऑफ कैपिलरी ट्यूब्स। अब कैपिलरी ट्यूब्स में जो हम कर रहे हैं इसका मेजरमेंट क्या हो रहा है, 55 मिलीमीटर इन लेंथ इंटू 1 मिलीमीटर इन डायमीटर, ऐसे ही बोला जाता है। ट्यूब का लेंथ इंटू डायमीटर बोला जाता है, नॉट रेडियस, दिमाग में रखिएगा, ये जहन में बसा लीजिए कि कोई भी मेजरमेंट हम बोलते हैं वो दैट इज द लेंथ एंड द, अगर ब्रेथ का सवाल आया तो आया, नहीं तो अगर ट्यूब का बताते हैं तो दैट इज लेंथ एंड डायमीटर नॉट द रेडियस। सो 1 मिलीमीटर, 75 millimeter into 1 millimeter, 100 millimeter into 2 millimeter and 200 millimeter into 1 millimeter. So the right answer is the B option, 75 millimeter into 1 millimeter. ये है कैपिलरी ट्यूब का डायमेंशन। अब इसको मेजरमेंट नहीं बोल के इसको सबसे बढ़िया हो गया, इसको डायमेंशन, अगर सवाल में अगर ये डायमेंशन आता है तो बहुत पर्टिकुलर इंग्लिश होगा वो डायमेंशन, ठीक है, इसको आप डायमेंशन ही ले लीजिएगा। सो क्वेश्चन नंबर 33, ट्यूब्स आर रिंस्ड इन 1:1000 diluted anticoagulant solution and then dried at 56 degree centigrade। इसके बाद डैश है, दिस इज द प्रिपरेशन मेथड ऑफ, यानी ये जो प्रिपेयर कर रहे हैं खास कुछ ट्यूब बनाते हैं वो किसके लिए है, ईडीटीए पोटेशियम सॉल्ट, जो ईडीटीए के लिखे जाते हैं, ईडीटीए पोटेशियम सॉल्ट यानी इथाइलिन डाइअमीन टेट्राक्लोरो एसीटेट ऑफ पोटेशियम सॉल्ट। सो ईडीटीए के कोटेड टेस्ट ट्यूब्स जो आपको खास करके नॉर्मल हेमाटोलॉजिकल कलेक्शन के लिए आता है, हेपारिन कोटेड कैपिलरी ट्यूब्स, डबल ऑक्सैलेट कोटेड टेस्ट ट्यूब्स, ऑल ऑफ द अबव। सो यहाँ जो हम कर रहे हैं ये समूचा माइक्रो हेमाटोक्रिट रिलेटेड क्वेश्चन है, तो इसमें आप समझ सकते हैं कि बी ऑप्शन इज द राइट। लेकिन यही क्वेश्चन
ये क्वेश्चन अगर आप बारीकी से नहीं जानिएगा तब ये क्वेश्चन जब अलग आइसोलेटेड फॉर्म में आएगा तब लेकिन आपको कंफ्यूज कर देगा ये काहे लिए करता है। जो हेपारिन कोटेड जो कैपिलरी ट्यूब्स बनती है क्या करते हैं, हेपारिन 1:1000 डाइल्यूशन में वो ट्यूब को उसमें रिंस कर देते हैं, भिंगा के रखते हैं। उसके बाद उस ट्यूब को 56 डिग्री में हीट करते हैं, 56 डिग्री सेंटीग्रेड में। ये है हेपारिन कोटेड कैपिलरी ट्यूब्स बनाने का तरीका। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 34। तो साथियों अगर आप कोई नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आप लोग कमेंट लिख के हमको जरूर बताइए कि आपको कुछ दिक्कतें हो रही है और नहीं तो क्या आप हमसे उम्मीद रखते हैं। तो ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 34। ये बाफी कोट, ये समूचा बाफी कोट लेके ये तीनों सवाल है। ये बाफी कोट ऑफ थिकनेस 1 मिलीमीटर अप्रोक्सीमेटली, ये कोरेस्पॉन्ड्स टू ए टोटल ल्यूकोसाइट काउंट ऑफ अबाउट। मतलब देखिए हम जब बार बार बता रहे कि एक टेस्ट का कई इंटरप्रिटेशन होती है। हम पीसीबी कर लिए, हेमाटोक्रिट का वैल्यू लिख दिए, बात वही खत्म नहीं हो जाती है। अगर हम उसमें चाहते हैं तो बहुत कुछ उसी से रिवील कर सकते हैं, उससे हम कुछ उत्पाद भी ले सकते हैं। तो जैसे हम क्या कि अगर बाफी कोट का थिकनेस करीब 1 मिलीमीटर अप्रोक्सीमेटली, तो क्या हम समझ सकते हैं कि उसमें ल्यूकोसाइट जो टोटल काउंट है 25,000 पर माइक्रोलीटर, 15,000 माइक्रोलीटर का मतलब पहले हम बता दिए, आपको शायद याद होगा 1 माइक्रोलीटर इज इक्वल टू 1 मिलीमीटर क्यूब यानी क्यूबिक मिलीमीटर। सो पर 15,000 पर माइक्रोलीटर, 10,000 पर माइक्रोलीटर, 5,000 पर माइक्रोलीटर। तो इसी से हम रिवील कर सकते हैं कि सी इज द राइट ऑप्शन। अगर 1 मिलीमीटर से ज्यादा होती है, ये अप्रोक्सीमेटली 1 मिलीमीटर होती है, तो ये करीब 10,000 काउंट आ सकती है। टोटल काउंट 10,000 तक आ सकती है। 10,000 का आगे पीछे मतलब, लेकिन मेरा पीसीबी सही ढंग से होना है। जो हम बताए थे क्या, एरर शुड बी अवॉइडेड। क्या क्या एरर था इसका आगे बोर्ड में हम डिस्कस किए हैं। क्वेश्चन नंबर 35, एब्सेंट और मिनिमल बाफी कोट इंप्लाइज, यानी अगर एब्सेंट है, बाफी कोट नहीं दिख रहा, और नहीं तो मिनिमल बहुत 1 मिलीमीटर से भी कम, बहुत हार्डली कैन यू कैन डिफाइन हियर इज ए व्हाइट लेयर, सो इट कैन सिग्निफाइज दैट क्या ये ल्यूकेमिया है, ये ल्यूकोसाइटोसिस है, ये ल्यूकोपिनिया है, नॉन सिग्निफिकेंट है। यानी ल्यूकेमिया जो है वो डब्ल्यूबीसी बहुत बढ़ जाना, कॉमनली वो ट्रीटेड केस में एक होती है, अनट्रीटेड केस में एक होती है। ल्यूकोसाइटोसिस यानी रेज्ड डब्ल्यूबीसी काउंट, जो कि हम बता रहे हैं 1 मिलीमीटर होना चाहिए, लेकिन यहाँ हम बता रहे हैं मिनिमम और एब्सेंट। तो ये जरूर ल्यूकोपिनिया यानी लेस देन डब्ल्यूबीसी काउंट, यानी डिक्रीज काउंट ऑफ डब्ल्यूबीसी काउंट बोलते हैं ल्यूकोपिनिया। सो द सी इज द राइट ऑप्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर 36, ए थिकनेस ऑफ मोर देन 1 मिलीमीटर ऑफ बाफी कोट इंप्लाइज, यानी अगर 1 मिलीमीटर से ज्यादा होती है तो ये ल्यूकेमिया का अभी हम नहीं बता रहे कि ल्यूकेमिया हम नहीं बता सकते। उससे हम क्या डाउट कर सकते हैं कि वो ल्यूकोसाइटोसिस तो जरूर है, यानी ल्यूकोसाइट उसमें बढ़ा हुआ है। ल्यूकोपिनिया तो घट जाने पर ये तो एब्सेंट हो जाएगी, नहीं तो मिनिमल हो जाएगी। सो ल्यूकोसाइटोसिस इज द राइट ऑप्शन। अब ल्यूकेमिया तो बात की बात है, वो तो सेल पहचानने पर हम पता कर सकते हैं। अब 37, 38 क्लिनिकल सिग्निफिकेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लास में हम बहुत अपना क्लास में जो ऑफलाइन क्लास है हम समझाते हैं बच्चों लोगों को, कि मेरा टाइम में हमको क्लिनिकल सिग्निफिकेंस समझाने वाला कोई नहीं था। तो अगर हम लोग तो मास्टर जी से नहीं सीखे हैं कि क्लिनिकल सिग्निफिकेंस कितना आपको टेस्ट में महत्व रखती है। अगर क्लिनिकल सिग्निफिकेंस यानी हर एक बीमारी का मोटा मोटी एक आइडिया, कुछ ड्रग्स के बारे में आइडिया और मेडिकल टर्मिनोलॉजी का साथ आइडिया। अभी तो आपके पास नेट उपलब्ध है, गूगल अंकल है, उससे पूछ लीजिए, देखते रहिए, बने रहिए। तो इसमें क्या है, ऑप्शन ये बता रहा है एनीमिया, यानी एनीमिया में तो है, ये जायज है कि एनीमिया में आरबीसी घट जाती है। तो आरबीसी घट जाने का मतलब हेमाटोक्रिट फॉल करेगी, यानी हेमाटोक्रिट का नॉर्मल वैल्यू से वो डिक्रीज कर जाएगी। अब हाइड्रेमिया क्या है, हाइड्रेमिया शब्द जो आया हाइड्रो से, हाइड्रो मतलब पानी,
यानी एक्सेसिव ऑफ पानी। ये जो सी ऑप्शन है, ये सी ऑप्शन को हम फिर हाइड्रेमिया को डिफाइन किए हैं। क्या है ये आपको समझाने के लिए। क्या सी है, इसमें हम ट्रिक्स नहीं किए हैं, आपको समझाने के लिए। सी है एक्सेसिव फ्लूइड इन ब्लड, यानी ब्लड में अधिक मात्रा में फ्लूइड आ गया। ये खास करके फिजियोलॉजिकल कंडीशन जो कि प्रेगनेंसी में होती है, कुछ ट्रीटेड केस में, यानी कोई डिहाइड्रेशन लेके भर्ती हुआ, उसको बहुत ज्यादा सलाइन चल गया बहुत, तो इसमें उसमें हाइड्रेमिया होता है, यानी पानी ज्यादा हो जाती है। तो पानी होने से क्या हमको देखेगा कि आरबीसी कम। सो द राइट ऑप्शन इज द ऑल ऑफ द अबव। तो क्लिनिकल सिग्निफिकेंस देखिए, उसी का फिर उल्टा रूप देखिए इसमें। क्वेश्चन नंबर 38 सॉरी, क्लिनिकल सिग्निफिकेंस ऑफ राइज इन हेमाटोक्रिट। हेमाटोक्रिट कब बढ़ जाएगी? पॉलीसाइथेमिया, यानी पॉलीसाइथेमिया मतलब आरबीसी का संख्या ज्यादा हो गई। अब डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन ये बहुत कंफ्यूज करने की बात है, खास करके जो हॉस्पिटल में आप लोग जब काम कीजिएगा, मैक्सिमम पेशेंट को देखिएगा कि उसमें फ्लूइड देता है। मैक्सिमम पेशेंट में जो आने का बाद ट्रीटमेंट शुरू होती है उसमें सलाइन चलाता है, नहीं तो और लैक्टेट्स चला देते हैं। तो उसमें जो है ज्यादातर पेशेंट डिहाइड्रेटेड हो जाता है, यानी हाइड्रो मतलब पानी, डी मतलब माइनस, यानी पानी घट जाना को बोलता है डिहाइड्रेशन। तो डिहाइड्रेशन में क्या होगा? हीमो कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा, ब्लड का टोटल वॉल्यूम घट जाएगा, तो आपको लगेगा कि इसका हेमाटोक्रिट ज्यादा है। सो इसको बारीकी से समझना जरूरी है, इसलिए पेशेंट को हम लोग खबर लेते हैं कि पेशेंट किस कंडीशन में भर्ती हुआ, कौन सा बीमारी लेके। अब एम्फाइजीमा क्या है? एम्फाइजीमा है कि लंग का जो एयर सेल्स है, एरोसेल्स, ये सेल डैमेज हो जाती है, खास करके जो स्मोकर्स होते हैं उसके लिए, और नहीं तो इंडस्ट्रियल स्मोकिंग के चलते भी होती है। तो एम्फाइजीमा में क्या होती है? बॉडी टिश्यू ज्यादा एयर होल्ड करता है, वह जहां लंग में जहां होल्ड करने का बात है, वो लंग एयर को होल्ड नहीं कर पाता है, तो इसको बोलते हैं एम्फाइजीमा। तो इसमें भी देखते हैं कि हेमाटोक्रिट राइज हो गया। फिर कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज, कॉन्जेनिटल मतलब पैदाइशी बीमारी, यानी पैदाइशी हार्ट बीमारी। ये पैदाइशी बीमारी मतलब ये नहीं कि जेनेटिक बीमारी, या ये दूसरा भी, ये ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ द जो बेबी जो फॉर्मेशन होती है उसमें कुछ कॉन्जेनिटल डिफेक्ट रहने से वो हार्ट डिजीज अगर हो जाती है, कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज, तो उसके लिए भी होती है। सो द राइट ऑप्शन इज द ऑल ऑफ द अबव। तो डिजीज के बारे में हम इसके बाद और डिस्कस करेंगे, कुछ मेडिसिन का भी बात बताएंगे, जो मेडिसिन आपको जानना जरूरी है, और कुछ मेडिकल टर्मिनोलॉजी जो कि हम बताते हैं उसको आप गूगल में कंटिन्यूअस चेक करते रहिए। सो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर करने मत भूलिएगा। अपने दोस्तों को ज्ञान बांटते रहिए, शेयर कीजिए, कोई चीज छुपा हुआ नहीं रहती है। तो चलिए आज के लिए खत्म करते हैं। थैंक यू।